नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। चर्चा द ट्रुथ ताज़ा अंक के साथ आप सभी दर्शकों के सामने उपस्थित हूं। चर्चा आज करने जा रहे हैं भारत के चुनाव आयोग और उससे जुड़े तमाम गंभीर किस्म के आरोपों को लेकर, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी, कांग्रेस के सांसद, उन्होंने कुछ बहुत ही गंभीर किस्म के सबूत पेश किए हैं, लोगों को संबोधित किया है, भारत की जनता के सामने कहा है कि 6 महीने की सघन समीक्षा की है और जांच की है, उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे। पूरे 100% जो है इसके पक्के सबूत हैं कि चुनाव आयोग खुद इन्वॉल्व है, खुद मिला हुआ है चुनावों की गड़बड़ी में और वोटर लिस्ट की धांधली में, ताकि किसी एक राजनीतिक दल को इसका फायदा पहुंचाया जा सके। वैसे राहुल गांधी जब ये क्लेम कर रहे हैं, उससे बहुत पहले पीछे अगर चले जाते हैं, तब से भी चुनाव आयोग की कार्यशैली, उसकी प्रणाली पर गंभीर किस्म के जो है सवाल उठाए जाते रहे हैं और इसी तरह की एक कोशिश लंबे समय से कर रहे हैं डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, इलेक्शन डाटा साइंटिस्ट भी हैं और लगभग बहुत लंबे समय से इलेक्शन से जुड़ी ये तमाम जो उलझने हैं, जो सवाल हैं और जो गड़बड़ियां हैं उसको टटोल रहे हैं, उसका डीप एनालिसिस तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से भी बार बार अपील कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से भी बार बार अपील कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है शायद। लेकिन आइए चर्चा द ट्रुथ के प्लेटफॉर्म पर उनका स्वागत कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनके नजरिए में ताज़ा भारतीय निर्वाचन आयोग से जुड़े ये जो आरोप हैं वो कितने गंभीर हैं और ये भारत की लोकतांत्रिक छवि के लिए जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आइए स्वागत कर लेते हैं सबसे पहले डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग। बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका चर्चा द ट्रुथ के इस प्लेटफॉर्म पर। सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट करूंगी, जो बहुत ये काम आप कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो 6 महीने का वक्त लिया और उन्होंने रिसर्च किया, अपनी टीम का इस्तेमाल किया, लेकिन आप लगे हुए हैं। हरियाणा के चुनाव में भी मैं देख रही हूँ, महाराष्ट्र के चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में भी और यहाँ तक कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आप लगातार चुनाव से संबंधित गड़बड़ियों को मीडिया के सामने भी रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को पत्र भी लिख रहे हैं, सीजेआई को, और ईसीआई से भी गुहार लगा रहे हैं। लेकिन चलिए शुरुआत क्यों ना ताज़ा मामले से कर ली जाए। राहुल गांधी जो 7 फीट ऊंचा उन्होंने पुलिंदा जो दस्तावेज मीडिया के सामने दिखाया है, क्या इतना वक्त लग जाता है सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रही गड़बड़ियों को लेकर? ये पूरी की पूरी प्रक्रिया में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए कि अगर चुनाव में संगठित तरीके से, ये गड़बड़ी नहीं है, ये जानबूझकर की गई रिगिंग है, धांधली है, अगर संगठित तरीके से की जाए और जो सबूत राहुल गांधी ने पेश किए हैं, तो ये क्या दर्शाता है, किस तरह का इंडिकेशन है कि इसका दायरा कितना बड़ा, कितना व्यापक और कितना गंभीर हो सकता है? देखिए मैम, पहले तो जब हम देखते हैं 6 महीने इसलिए लगते हैं, अगर आप डाटा ठीक नहीं देंगे जिस फॉर्म में चाहिए, एनालिटिकल फॉर्म में, तो फिर आपको टाइम लगेगा। अब आजकल तो डिजिटलाइज का जमाना है, ना तो उन्होंने डिजिटलाइज डेटा दिया वोटर का, ना ही उन्होंने मशीन रीडेबल जो वोटर बने, फोटो पढ़ सकता है मशीन, वो दिया। तब अब एक एक फार्म को आप लाखों फार्म है, 6 लाख वोटर है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, 6,22,208 समथिंग लाइक दैट। तो 6.25 लाख वोटर का आपको एक एक पन्ने में पढ़ना पड़ेगा, पूरी लिस्ट में देखना पड़ेगा। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ मैन पावर, बहुत ज्यादा लोग चाहिए, बहुत समय चाहिए। लेकिन अगर आपके पास हम जानना चाहते हैं, मैं रजिस्ट्रार रहा हूँ यूनिवर्सिटी का, हम 20,000 लोगों का इम्तिहान अगर लेते थे 15,000 का, तो उसमें एक ऐसा प्रोग्राम रहता था जिसमें कहीं बच्चे ने अपना रोल नंबर गलत डाल दिया, आंसर शीट का नंबर गलत डाल दिया, वो अपने आप को निकाल देता था कि इतने ये हैं सीटें जिनमें रोल नंबर मिल नहीं रहा, जो आपको आपके शेड्यूल में है, जहाँ इनमें जो नंबर आंसर शीट का वो मिल नहीं रहा, हम उनको मैन्युअली चेक कर लेते थे। अब अगर मेरे को 15,000 सीटों को एक एक को चेक करना पड़े कि इसका रोल नंबर और ये आंसर शीट एक एक ठीक जगह पे है, तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा। अगर मेरे को उसमें से 100-50 जितनी भी खराब हैं वो केवल चेक करनी होगी, तो इट विल बी 10 मिनट्स जाओ, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। तो दिस इज द वे। अगर मेरे को 15,000 सीट चेक करनी होगी तो मेरा रिजल्ट भी लेट हो जाएगा। अगर मेरे को 10, 15, 20, 100 सीट करनी होगी तो टाइम 15-20 लोगों को मैं लगाऊं, रही 2-2, 5-5 सीटें देखो। तो ये एक बात है। दूसरा मशीन रीडेबल, जब वो जो फोटो लगी है
मशीन ने पढ़ देना कि इसकी फोटो फलां जगह पे मिलती है साथ में। अब नहीं तो मेरे को एक कदी कदी मनानी पड़ेगी, मनाने में टाइम लगेगा, जी। क्योंकि उसको बहुत ध्यान से मैंने 27 लोग इम्पर्सोनेटर पकड़े जिनके दूसरे की जगह दूसरे बैठ गए एमबीबीएस में, उनका दाखिला भी हो रहा था। लेकिन मेरे को शंका पड़ गई जब पूरी प्रेस ने हमारा तारीफ किया कि बहुत बड़ा काम किया है, बहुत ही अच्छा इम्तिहान हुआ है, तो मेरे को शंका पड़ गई कहीं गड़बड़ हुई है। क्योंकि जो लोग ठगी करने वाले हैं, जो फ्रॉड करने वाले हैं, वो हमारी तारीफ क्यों करेंगे? वो तो जी। हमें गाली निकालेंगे। वो तो बोलेंगे पेपर बड़ा मुश्किल था, जगह ठीक नहीं थी, रोशनी नहीं थी, गाड़ी लगाने की, वो कोई ना कोई बात ढूंढेंगे हमारा नुक्स निकालने के जी। लिए, जी। त्रुटि निकालने के लिए। भले वो त्रुटि हो भी, सच्ची हो या झूठी हो, लेकिन वो त्रुटि निकालेंगे। वो हमारी तारीफ क्यों करेंगे? तारीफ करने फिर मैंने वो रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस की, हमारे पास फोटो होती थी, वीडियोग्राफी थी, उसे 27 लोग हमने पकड़े, 27 के 27 और पूरी सेट पूरा 6-6 महीने अंदर है। सो कहने का मेरा मतलब है, वो हमें एक एक फोटो मिलान करना पड़ा। वो भी हमने पहले 200 का किया, मैंने अपने आप को टीम को ऑर्डर कर दिया, सॉरी 200 नहीं 500, कि आप 15,000 का मत करो, पहले 500 का करो, क्योंकि जिसको दाखला मिलना है वो इन्हीं में आएंगे, ठीक है। उन्हीं में से मिल गए। जी। सो इसलिए ये डाटा का एक तो दूसरा दूसरा मेरे साथ मैं क्यों करता हूँ ये बहुत की बात में पे मैं आता हूँ। एक तो टाइम तो आपका जवाब मैंने दे दिया। ठीक है। मेरे बचपन से, मेरा जन्म तब हुआ जब देश आजाद हुआ, 23 मार्च 1948। मैं बचपन से ये देखता आया हूँ कि हमारे लोकतंत्र में बहुत से समस्याएं हो सकती हैं, बाधाएं हो सकती हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा हमारा एक हमारे पास ताकत है, शक्ति है, वो है हमारी वोट, जी। हमारा चुनाव प्रक्रिया, हमारी चुनाव प्रणाली, हमारा लगातार हर चुनाव होना समय पे, ये 3-4 बातें इसकी ताकत है। जी। और चुनाव निष्पक्ष होता था, उसमें धांधलियां होती थी, धांधलियां करते थे कैंडिडेट, धांधलियां करते थे गुंडे बदमाश, जी। धांधलियां करते थे ट्रिकस्टर, लेकिन जो चुनाव कराने वाली मशीनरी थी वो धांधली नहीं करती थी, वो निष्पक्ष थी, जी। वो पारदर्शी थी। अगर कोई धांधली होने लगती थी उस पर एक्शन लेते थे। आज पिछले 2019 से पहले मेरे को कोई शंका नहीं थी, 2019 में मैंने ये देखा कि 544 सीटें हैं, 544, 544 सीटों में से जितनी वोट मत ईवीएम में डली बताई हमारे चुनाव आयोग ने, 372 सीटों पे जी। या तो वो कम निकली या ज्यादा निकली। अब ईवीएम में जो वोट पड़ गई उसमें तो वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसमें तो एक भी वोट बढ़ या कम नहीं हो सकती। बिल्कुल। उसमें तो गिनती में भी चक्कर नहीं हो सकता, क्योंकि बटन दबाने से नंबर आता है। जी। मैन कैन मेक मिस्टेक बट द मशीन डज नॉट। जी। तो वो गिनती में अंतर 100, 200, 1000 का नहीं है, 10, 15 हजार का है। 251 सीटों में जी। वोटें कम निकली जितनी उन्होंने बताई, 121 सीटों में वोटें ज्यादा निकली। तो जब इलेक्शन कमीशन को ये बोला गया, चुनाव आयोग को, जिन्होंने भी दूसरा, मैंने नहीं बोला था तब, मैंने तो ये देखा था, ठीक है। तो चुनाव आयोग ने पूरा डाटा उतार दिया वहां से, वो डेटा जिसे देखकर डिलीट कर चिंता सामने रखी गई, उस डेटा को ही चुनाव आयोग ने हटा दिया। वो डेटा ही डिलीट कर दिया, वो पूरे का पूरा। जी। अब चुनाव आयोग का डेटा था कि ईवीएम में एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक एक क्षेत्र में कितनी वोट पड़ी, उसी का डेटा था कितनी वोट गिनी गई है। जी। तो उसमें उसको हटाया, जब उसको सवाल हुआ तो हटा दिया। ये पहला हमें हुआ। दूसरा हमें शंका पड़ी, मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्यों इन बातों को देखना होगा। जो ये ईवीएम है, हम मानते थे कि बहुत तेजी से चुनाव हो जाता है यार, अच्छा हो जाता है, गिनती भी फटाफट हो जाती है, पेपर वेस्ट नहीं होता, एनवायरमेंट का अंतर पड़ता है। तो लेकिन हमने 2020 के करीब की बात है, ये 21 की, एक ऐसी रिपोर्ट देखी जिसमें किसी आरटीआई एक्टिविस्ट ने, जो सूचना अधिकार में सूचना ली चुनाव आयोग से जी। कि आपके पास कितनी मशीनें हैं, उसने बोला हमारे पास 20 लाख या 21 लाख मशीनें हैं। जो मशीन बनाती है कंपनी, वो 2 है भारत में जी। एक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शायद वो बंगलौर में स्थित है। दूसरे का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, वो यहाँ हमारे पंचकुला में है, साथ में हमारे चंडीगढ़ के साथ। जी। जी। इन दोनों से उसने पूछा कि भाई आपने उनको कितनी बेची हैं। उन्होंने बोला हमने 40 लाख बेची हैं, जो 39 लाख।
फिर उसने कमीशन से पूछा कि देखिए भाई वो तो बोलते हैं 40-39 को बेची है। तो कमीशन बोलता है नहीं नहीं, ये राज्यों को बेची होगी, हमें तो ये 20-21 लाख की बेची है। उसने फिर उनको कंपनियों को पूछा कि वो तो ये, कंपनी बोला नहीं, हमने चुनाव आयोग को बेची है हम्म। हम्म। 39 लाख। जी। अब उसका बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हम्म। 4 साल हो गए केस चलते को भी। 18-20 लाख मशीन कहाँ गई? जी। चुनाव आयोग बता नहीं पा रहा। हम्म। वो कंडम होगी होगी, उनके स्टोर में पड़ी होगी, वो डिस्ट्रॉय कर दी होगी, हम्म। वो स्क्रैप में बेच दी होगी, कहीं तो होगी। जी। उसका कोई रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना। इतना बिल्कुल बड़ा तो बिल्कुल। ऐसे, हम तो एक शीशे की नली का भी रिकॉर्ड रखते हैं हॉस्पिटल में। हम्म। कितनी सिलिंडर टूट गई हम लिखते हैं कि इतनी टूट गई है। बिल्कुल। इसमें क्या है? डब्बे हम सार देते हैं, लिख देते हैं कि यूजलेस हो गए थे, हमने इनको सार दिया। जी। सो वो पूरे का पूरा एक प्रोसीजर बना हुआ सरकार का, इसने वो भी छोड़ दिया। उसके बाद और शंका बन गई। अब जब 2024 का चुनाव हुआ, फिर जी। एक और शंका आ गई। वो ये आ गई कि जब भी चुनाव आयोग पे कोई सवाल करता है, प्रश्न करता है, तो उसको दोष देना शुरू कर देता हो। अपना देखने की बजाय उस पर लांछन लगाना शुरू कर देता है, ये तो ये ऐसे करते हैं, ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो जो हार जाते हैं तब वो ईवीएम का नुक्स निकाल देते हैं। जी। इससे भी हमें शंका हुई। तो ये शंका होने का एक बड़ा कारण और हुआ। हमेशा इंसान अपने आप से देखता है दूसरों को। जी। तो मैं यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार था, मेडिकल यूनिवर्सिटी था। अगर मेरे को कोई प्रेस वाला, कोई लोग बाहर ले, कोई कैंडिडेट ऐसे बोल देता कि जी इनको तो पेपर लीक होता है, इनके तो ठगी होती है, इनमें तो ये तो नंबर बढ़ा देते हैं, तो मैं उसको सवाल नहीं करता था कि आपने कैसे बोला, आपको कहाँ से पता चला। मैं अपना सिस्टम चेक करता था। उससे केवल मैं ज्यादा से ज्यादा ये पूछता था कि बाबा हमें बता तो दो, आपको कहाँ से पता चला है, हम वहां से इन्वेस्टिगेट कर लें। इसके लिए नहीं कि उसको सजा देनी है, जी। इसके लिए नहीं मैंने उसका नाम बताना है किसी को, नहीं, इसके लिए कि हम ढूंढ पाए यार कहाँ हमारा कमजोरी कहाँ है, गलती कहाँ होगी। सो इसलिए जब हम देखना है, क्योंकि जिम्मेवारी तो मेरी है ना, जी। मैं जी। तो चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरे को किसी ने बता दिया, मैं उसका नाम थोड़ा बताना, वो तो हमारा सोर्स है एक किस्म का, चाहे बिल्कुल। हमें जानता हो या ना जानता हो भले ही, जी। लेकिन बताता है। सो इसलिए इन बातों से अब मैंने जो देखा, राहुल गांधी ने ऑब्जेक्शन लगा दिए। जी। हालांकि वो इतने, जो मैं डाटा एनालिसिस जब करता हूँ मेरे को लगता है वो इतने पुख्ता हैं, उनको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन जो मुख्य चुनाव अधिकारी है जी। कर्नाटका का, वो एक चिट्ठी लिखता है कि आप इसको साबित करो, फिर शपथ पत्थर देके। इसकी क्या जरूरत है, उसने तो पब्लिक ये जो उसकी प्रतिक्रिया रही चुनाव आयोग की तरफ से, ये इस शंका को और जो है मजबूत करती है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, लंबे समय से एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन प्रतिक्रिया यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया जो आ रही है उसमें जवाबदेही कहीं नहीं खड़ी दिखती है, बल्कि ऐसा लगता है कि जो सवाल पूछ रहा है उसी को निशाना साधा जा रहा है, उसी की नीयत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ना कि सवाल की गंभीर प्रवृत्ति को देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग का काम चुनाव की प्रक्रिया में लोगों की विश्वसनीयता को मजबूत करने का है। पहली प्राथमिक जो जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की ये होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग पिछले 2019 से इस इलेक्शन कमीशन की कार्यशैली को समझा रहे हैं, ये चिंताएं गुजरते दिन के साथ और ज्यादा गहरी होती जा रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। हमारे साथ डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग लगातार जुड़े हुए हैं और इलेक्शन संबंधी डेटा को बहुत ही बारीक से इसको एनालिस भी कर रहे हैं और सभी जो चुनाव आयोग संबंधी कार्यशैली है उसको गहराई से अध्ययन भी कर रहे हैं। डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग, आपने कहा कि जिस तरीके से हमने कार्यशैली देखी 2019 के बाद से, एक के बाद एक जो आपकी शंका है वो मजबूत होती गई। अब मैं देख रही हूँ कि आपने बिहार के SIR को लेकर भी आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी थी और उसी समय से शुरू कर दी थी जब इसका ऐलान किया गया था। लेकिन 24 जून के बाद से अब हम 9 अगस्त को ये चर्चा कर रहे हैं।
चुनाव आयोग अपनी क्रियाओं पर ब्रेक नहीं लगा रहा है, उसको सुधार नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सजेशन दिया उसको भी नहीं मान रहा है, तो अब आप इसके आगे क्या देख रहे हैं? क्योंकि आपने लंबे समय से चुनाव आयोग के एक्शन को रीड किया है, उसको आप देख रहे हैं करीबी से, आप किस तरह के पैटर्न को डेवलप होता हुआ देख रहे हैं? क्या चुनाव आयोग की कथित संगठित गड़बड़ियों में एक किस्म का पैटर्न की कॉन्टिन्यूटी देख रहे हैं, या जो मॉडल है इस तरह की गड़बड़ियों की, रिगिंग का जो ये मॉडल है, मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी है, वो चेंज हो रहा है? स्टेट इलेक्शन में अलग, जनरल इलेक्शन में ये अलग, और मैं तो चंडीगढ़ में मेयरल जो इलेक्शंस हुए थे उसकी तरफ भी आपका ध्यान खींचना चाहूँगी। ये तो सीधे सीधे ऐसा खुलासा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है। जी देखिए मैम, ये बात आपने सही पूछा है। ये ऐसा नहीं है कि ये धांधली जो हो रही है ये कैंडिडेट उस रूप से व्यक्तिगत कैंडिडेट से नहीं हो रही। उसमें तो 2 वोट ज्यादा डरा देगा, किसी को रोक देगा लाठी से, किसी को पैसा दे देगा, फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी वो किसी को बोलेगी हम साड़ियां बांट देंगे, हम आपको इतना दे देंगे। ये वोट का जो चुनाव योग है जिसका काम है कि वो निष्पक्ष हो, वो पारदर्शी हो, वो जिम्मेवार हो, वो जवाबदेह हो, वो उत्तरदायी नहीं है, वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है, वो निष्पक्षता नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो एक चुनाव योग को क्या लेना कौन जीतता है कौन हारता है। चुनाव योग से कि हम ठीक कर रहे हैं, उसको ये कहने की क्या जरूरत है कि जो हार जाता है वो लांछन लगाता है। हमने तो कभी नहीं कहा कि जो फेल हो जाता है वो लांछन लगाता है। कोई भी लांछन लगाए, फेल हुआ क्यों नहीं लगा सकता? लगाने दो उसको, कापी दिखा दो उसकी कि देख ले भाई आपने जो किया है। तो इसलिए चुनाव योग, अब चुनाव योग खुद कर रहा है, उसको मैं एक सबूत दूंगा इसी के जो SR के मामले में, ठीक है, बिहार का। अब वो अपने आप को सशक्त कर रहा है, जो नुक्स उसका निकाल देते हैं उसको और कटना करता है मेरा अपनी बात को, ताकि आगे और बड़ी चोरी कर रहे हैं। अब ये बिहार के चुनाव की मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है, ठीक हो गया जी। ये 2022 की है, 2024 की। जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ जी, तो चुनाव योग ने 7,79,360 वोटर नए जोड़ दिए 18 से 19 साल के जी। इसके बाद ये रिपोर्ट है मेरे पास उसी की, ये HP में है, छपी थी जी। इसमें ये लिखा है कि उन्होंने 20 और 29 उसी साल चुनाव से पहले लोकसभा के चुनाव बिहार में 20 से 29 साल के 1,60,61,649 नए वोटर डाल दिए। ये मैंने बात किया, 1,60,61,000, 7,79,000, 1,70,00,000 वोट उसने पंप इन कर दिए जी। उसका जो चुनाव आया नतीजा, भले ही JDU को 12 सीटें, बीजेपी को 12 सीटें और चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें, 29 सीटें इनको मिली, लेकिन सबसे ज्यादा वोट RJD को मिला। तब भी इतना होने के बावजूद उससे कम फिर बीजेपी को मिला, उससे कम मिला JDU को। अब इनको ऐसा हुआ कि यार इनके तो वोट ज्यादा हैं, अब इनके वोट काटने हैं, ये SIR जो है इनके वोट काटने के लिए हुआ। एक बात तो मैं ये, तो इसलिए इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, पहले इंड्यूस किए वोट, इंडक्ट किए, ठीक है। अब लोकसभा चुनाव में आपकी समीक्षा कहती है कि लोकसभा चुनाव में करोड़ों की संख्या में वोट जो है नए ऐड किए गए, जिससे कि बीजेपी को फायदा हुआ, JDU को फायदा हुआ। हालांकि जो वोटों की संख्या है वो RJD को ज्यादा पड़ी, जिसकी चिंता में अब ये जो SIR जो है ये लाया गया है। आप इस पैटर्न को बता रहे हैं कि इस तरह से काम हो रहा है। जी। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, अब ये बोलते हैं राहुल गांधी ने यही बोला ना कि एक विधानसभा कक्ष में, लोकसभा की चुनाव में कर्नाटका सेंटर में एक विधानसभा कक्ष में 6 लाख में से 1 लाख वोट जुटा है, 1,02,000 समथिंग, ठीक है। अब उसको ये बोलते हैं कि आप साबित करो, ये तो चुनाव जो खुद ही साबित कर रहा है। बिहार में 7.7 करोड़ वोट था जब इलेक्शन हुआ लोकसभा का। अब वो बोलता है उसमें 65 लाख वोटर है ही नहीं, 22 लाख मर गए, मृत हैं जी, 35 लाख वहां रहते नहीं, चले गए कहीं।
1 लाख उनको मिल ही नहीं रहे, कहाँ है। हम्म। 7.5 लाख वो वोट है जो 2 2 बार हो गए। जी अगर 65 लाख वोट इलेक्शन कमीशन अभी 1 अगस्त को, आज से 8 दिन पहले, जी अपने वेब पे डाल के हटा के 65 लाख वोट झूठे थे हमने काट दिए, जी जी तो फिर तो राहुल गांधी की वो लोकसभा ही थी ना, लोकसभा के वोट, लोकसभा की स्थिति रिवाज हुई है। अब जी जब लोकसभा की बिहार की वोटर लिस्ट में 7.25 लाख में से 65 लाख वोट काटते हैं, तो सिंपल है कि 6 लाख में 1 लाख वोट झूठा है। जी ये तो बात सीधे अपने आप चुनाव जो कह रहा है, या तो बोले कि जो 65 लाख वोट काटे हैं वो हम्म झूठे काटे हैं, हम्म। क्या वो तो बोले भी जो लोकसभा में चुनाव थी वो गलत हुआ था। हम्म ये सामने एक राहुल को बताने की जरूरत नहीं है, हम्म ये तो चुनाव आयोग बताए ना। हम्म। पहली लिस्ट भी चुनाव आयोग ने बनाई थी, जी चोन भी चुनाव आयोग ने करवाई थी, हम्म। ठीक भी उसको इन्होंने तो एतराज किया था तब भी, हम्म। ठीक भी उसको चुनाव आयोग ही कहता था, हम मान लेते हैं। जी अब भी चुनाव आयोग ही कर रहा है। जो 65 लाख के काटा है वो भी चुनाव आयोग ने ही काटा है, हमने तो काटा नहीं, या किसी जी और विरोधी पार्टी ने तो काटा नहीं। हम्म। तो चुनाव आयोग बताए दोनों में क्या ठीक है। हम राजनों से बात नहीं कर रहे, हम हम्म। तो रहबर से पूछ रहे हैं कि आपकी रहबरी तो कब है। सर एक एक मेरी शंका यहाँ दूर करिए। जब आप या लोकसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में जिस पैमाने पर एडिशन की बात कर रहे हैं कि नए जो वोटर्स हैं वो 1 करोड़ कुछ जोड़ दिए गए, अब विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर के नाम पर 65 लाख वोट काट दिए गए, यानी कि पहले जो चुनाव आयोग ने किया, क्या उस कथित रूप से, मैं सीधे सीधे इस तरह सब से बात कथित है, हम वर्ड हमेशा कथित ही जोड़ेंगे। जी जी हाँ बिल्कुल। अभी ये सारे जो है क्लेम्स है, एक्यूजेशंस है, हाँ तो कथित रूप से चुनाव आयोग ने पहले किसी पर्टिकुलर पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए 1 करोड़ नए वोटर्स जोड़ दिए, लेकिन क्या वो जो पैटर्न है, अब चुनाव आयोग को लगा कि इस पैटर्न पर अब हम टिकेंगे तो हम पकड़े जाएंगे या हमारा सच लोगों के सामने आ जाएगा, तो एसआईआर जो लाया गया, आपको क्या लगता है एसआईआर इसलिए लाया गया कि लोकसभा में जो हम चाहते थे उस तरह के नतीजे नहीं मिले, इसलिए अब इस पैटर्न से काम करने की जरूरत है? आप इस बदलाव को, एसआईआर के पीछे के मकसद को जरा हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि क्या आरजेडी को ज्यादा वोट पड़ गए, ये बड़ी चिंता रही, या फिर जो लक्ष्य था, जो मकसद था कि क्लीन स्वीप जैसी कोई जीत मिलेगी, वो नहीं मिली और ये पाना है? बिल्कुल दोनों बातें। जी पहला लक्ष्य था कि हम 400 के पार होना है 2024 में। ठीक है। इतना साम दाम दंड भेद के बावजूद 400 के पार नहीं जा पाए, 240 पे अटक गए। हम्म बिहार में 29 सीटें जो भी है, 20-30 सीटों पे अटक गए। 40 में से पूरी की पूरी लेनी थी, 40 400 आरजेडी को भी मिल गई, कुछ कांग्रेस को भी मिल गई। जी सो इस रूप में उनको लगा। दूसरा, जो आरजेडी का, ये नहीं टोटल वोट आरजेडी का ज्यादा नहीं है, एक एक पार्टी से ज्यादा है। जैसे जितना बीजेपी को मिला उससे ज्यादा मिला है आरजेडी को, जितना पोल्ड वोट जेडीयू उनके को, ज्यादा है। जी उनके सबसे ज्यादा वोट जो मिली है, सबसे ज्यादा वोट अगर हम बोले सब में से, वो नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को मिली है। जी अब आरजेडी एक मेन कंटेस्टेंट है ये बिहार में। विधानसभा चुनाव में। वो अगर उसको इतनी ज्यादा वोट मिली है तो अब इनका ग्राफ और भी नीचे गया हुआ है, इसलिए उसको तो ज्यादा संभावना है जीतने की। और दूसरा, लोकसभा में तो कई हल्के होते हैं, 4 में जीत भी है तब भी लोकसभा सीट दूसरे, ये जो कर्नाटका सेंटर की बात कर रहे हैं वो, जी बंगलौर सेंटर की, उसमें 6 क्षेत्रों में तो कांग्रेस जीती है, लेकिन एक में बीजेपी गेम करके ऊपर आ गई। सो इसलिए इनको ये डर है कि 243 सीटें हैं बिहार की, 243 सीटों में वोट काटी जाए। अब जो वोट काटी गई है अब तक, अभी और काटी जाएगी, अब तक जो वोट काटी गई है वो पर कॉन्स्टिट्यूंसी ऑन दी एवरेज 26,748 वोटें काटी प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा में तो 10,000, 15,000, 20,000 से जीत हार होती है, कई दफा तो सैकड़ों में होती है। जी दूसरी बात इन्होंने क्या किया है, वो जो वोट कटी है वो वोट कटी है ग्रामीणों की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की, आदिवासियों की, निरक्षरों की। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, चुनाव आयोग ने अपने वक्तव्य में कहा है, पूरा एक चिट्ठी निकाली, हाँ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने लगे हम अर्बन वोटर को इसमें बीच में शामिल ज्यादा करना चाहते हैं, बस रूरल वेट का उसका कोई कंसर्न नहीं है।
अर्बन वोटर को लाना, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आप अपने आप ही समझ सकते हैं कि वो अर्बन वोटर को लाना चाहते हैं, रूरल को। अर्बन वोटर, हमें मालूम है कि अर्बन वोटर किस तरफ को जा रहा है ज्यादा। जी। तो इसलिए ये बातें समझा। दूसरी बात इसमें एक और आ रही है। अभी मेरे पास ये चार्ट पड़ा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो वोट जहां जहां कटी है, जब मैं बोलता हूं कि जी इन्होंने अल्पसंख्यकों की काटी, ये दोष हैं, ये ऐसा है, इन्होंने इसकी काटी उसकी काटी, तो इसमें ऐसे जिले हैं एवरेज वोट जो काटी है वो 8.31% काटी है हर जिले में। एवरेज डिडक्शन जो किया 65 लाख का। लेकिन गोपालगंज एक जिला ऐसा है जिसमें 15.1% वोट काटी है। अब हम मिनोरिटी ज्यादा है। यानी आप सीधे सीधे कारण समझ पा रहे हैं कि कहां पर किस प्रतिशत में जो वोट काटी गई है उसका कारण जो है आप सीधे सीधे समझ पा रहे हैं। जहां पर अल्पसंख्यक ज्यादा है वहां पर 15% तक जो है वोट काट दिए गए हैं, वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटा दिए। ऐसे ऐसे हमारा एनालिसिस बताता है। हमारा एनालिसिस गलत हो सकता है, तो ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि हमारे एनालिसिस, हम तो चाहते हैं कि उसको गलत साबित कर दे वो। जी 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 बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं। यहाँ पर बात बहुत ही दिलचस्प है और लोगों को इस मॉडस ऑपरेंडी यानी कि ये जो कार्य प्रणाली है कथित रूप से पोल्स रिगिंग की, हम लगातार अपने दर्शकों तक ये पहुँचाते रहे कि किस तरह से बांग्लादेश में एक चुनाव को मनमाने तरीके से जीता गया। शेख हसीना ने कहा कि उनको लगातार जो है बहुत ही लोकप्रियता हासिल हो रही है, वो फिर से जीत गई, लेकिन हमने उसका भी हश्र देखा। हमने पाकिस्तान में भी देखा कि लगातार पोल रिगिंग्स हुई और जो राजनीतिक अस्थिरता है वो किस ओर पूरे देश को लेकर जा रही है। लेकिन भारत की भी ये जो चिंताएं हैं वो कम गंभीर नहीं हैं। नेता प्रतिपक्ष जो कि लोकतंत्र में बहुत ही मजबूत और एक अहम जिम्मेदारी निभाता है, अगर वो खुलकर कहता है कि चुनाव आयोग ही करप्ट है, एक संवैधानिक संस्था ही अब अपने संवैधानिक नियत से अलग अब एक कंट्रोल, किसी पॉलिटिकल आउटफिट के कंट्रोल में काम करती हुई दिखती है, तो फिर ये बहुत ही गंभीर बात है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं चर्चा द ट्रुथ के साथ। फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा द ट्रुथ देख रहे हैं आप और भारत का निर्वाचन आयोग इस वक्त सबके सवालों के केंद्र में है। डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग लगातार चुनाव आयोग की कथित गड़बड़ियों से जुड़ी जानकारियों को गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं और हम उन्हीं से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चिंताएं हैं वो आखिर इनको समय के साथ मजबूत आधार क्यों मिल रहा है। और इसमें अब राहुल गांधी के खुलासे ने एक बहुत बड़ी जो है एडिशन कर दी है। डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग, ये तमाम जो तर्क है, कई संस्थान, कई जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंची है। हालांकि जिस एसआईआर को आप कह रहे हैं कि ये तो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि एसआईआर का पूरा हक चुनाव आयोग को प्राप्त है। देखिए, पहली बात तो ये है, एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली हियरिंग में, पहली सुनवाई में ये पूछा पिटिशनर से, सब पिटिशन से, कि आप स्टे मांगते हैं? उन्होंने बोला नहीं जी। अब मैं स्टे मांगता ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट स्टे क्यों देगी? ये गलत प्रचार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से, स्थगित करने से मना कर दिया। नहीं मना किया। उन्होंने तो पूछा कि आप ये स्थगित करना मांगते हैं? उन्होंने बोला नहीं जी, बिल्कुल नहीं मांगते। तो मैं मांगते ही नहीं कोर्ट से कुछ, तो कोर्ट मेरे उसमें फैसला क्यों करेगी? अभी सुनवाई हो रही है। इसी से पता चलता है कि चुनाव आयोग ने ये बात क्लियर करनी चाहिए थी कि भाई उन्होंने सत्कृता, बल्कि अपने हक में अपने पक्ष में बोल सकते थे कि देखिए अगर हमने इतनी गलत होते तो फिर वो सत्कृत करना क्यों ना मांगा उन्होंने। वो प्रचार ये कर रहा है कि चुनाव आयोग की बात मान ली सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने सत्कृत नहीं किया जी। तो एसआईआर का विरोध नहीं है, एसआईआर करने के तरीकों का विरोध है। तरीकों का विरोध है जी जी जी। अब ये है, ये 4 अगस्त की रिपोर्ट है 2025 की। ये अमेरिका की रिपोर्ट है। ये है एक संस्था, में आपको नाम पढ़ देता हूँ। ये मिस्टर मिलन वैसदेव, सीनियर फेलो एंड डायरेक्टर साउथ एशिया प्रोग्राम, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, इनका है। इन्होंने बोला है एसआईआर के बारे में भी और भारत की चुनाव प्रणाली बारे में। एसआईआर बिल्कुल गलत है, गड़बड़ है। चलो, ये कोई बोलेंगे जी अमेरिका तो हमारे उल्टा है, हमारे विपरीत है, ऐसे लिख देते हैं, कोई बुद्धिजीवी होंगे। हालांकि हमें मानना पड़ता है, जो लोग संस्थाएं में काम करते हैं
कुछ हो सकते हैं वो निष्पक्ष ना हो, लेकिन जो हम खोज करते हैं वो तो निष्पक्ष ही होना चाहिए। बगैर निष्पक्षता के आप काम नहीं कर सकते कभी भी। बिल्कुल वो बिल्कुल। दूसरी बात है, हम तो बल्कि बताते हैं कि आपका पर्सनल व्यू ना आ जाए उसमें, जी अध्ययन जी तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिल्कुल। अब ये मैं चार्ट पेश कर रहा हूँ, ये जो मैंने ये किया हुआ ना, आपने वो रेडिश कलर, मार्क किया हुआ है जी। हाँ मार्क किया हुआ है। जी। ये रेडिश कलर वाले जिले हैं जो 10% से ज्यादा वोट कटा है। इसमें गोपालगंज है, माधोपुर, मधुबनी है, किशनगंज है, पूर्णिया है, और अररिया भी होगा भागलपुर शायद, मैंने भी कुछ इस तरह की रिपोर्ट पढ़ी है जी। भागलपुर है। जी। तो ये 5 जिलों में 10% से ज्यादा कटी है। गोपालगंज में 15.10, पूर्णिया में 12.8, 08, किशनगंज में 11.82, और ये मधुबनी में 10.44, और भागलपुर में 10.19। इसी तरह बाकी जिले हैं, सीतामढ़ी है, सहरसा है, समस्तीपुर है। समस्तीपुर बड़ा मशहूर है, बम कांड हुआ था वहां, तो बड़े पुराने जमाने में। जी। तो ये सब, उसमें ललित मिश्रा मारे गए थे, एक मिनिस्टर होते थे हमारे, क्योंकि मैं पुराने जमाने से जुड़ा हूँ इलेक्शन से। तो उसमें 8 से 9% हुआ है, 9 से 10 हुआ है, 5 जिलों में। और 3 जिले ऐसे हैं जिनमें 8.31 से ऊपर 9 के मुझे एक हुआ है। सवाल का उत्तर दे ऐसे में डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, जिन जिन जगहों में आप कह रहे हैं कि एक चिंताजनक कटौती हुई है, ये 7-8% से लेकर 10 और 15% तक की कटौती हुई है, क्या ये जिले इस वजह से अधिक कटौती का सामना कर रहे हैं, या फिर ये इलाके इसलिए अधिक कटौती का सामना कर रहे हैं कि यहाँ माइनॉरिटीज़ हैं, यहाँ पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, यहाँ पे दलित रहते हैं, ओबीसी रहते हैं, या यहाँ पे जो ओपोनेंट्स है, जो विपक्षी दल के नेता हैं, उनके समर्थक ज़्यादा रहते हैं? मतलब दोनों में बहुत फ़र्क है। विपक्षी दल चाहे वो आरजेडी है, कांग्रेस है, सीपीआईएम है, अन्य जो भी महागठबंधन के दल हैं, उनके समर्थकों की तादाद यहाँ पर ज़्यादा है, या फिर क्योंकि ये वंचितों का इलाका है इसीलिए यहाँ से कोई आवाज़ नहीं आएगी इसलिए काट दिया गया? क्या क्या मुख्य कारण क्या है? मेरे को देखिए, अभी तो इसका एनालिसिस सामने उस डेप्थ से, क्योंकि आंकड़ा पूरा नहीं है हमारे पास है, लेकिन वंचितों का बड़ा कारण है। ठीक है। इस देश में वही नहीं, हमारे पंजाब में भी हो रहा है। जो वंचित लोग हैं उनको और वंचित, क्योंकि मनुस्मृति ये बोलती है कि जितना आप लोगों को वंचित बना देंगे वो आपके सामने बोलेंगे नहीं, आपसे अपना अधिकार नहीं मांगेंगे। वंचितों पे ये हमला है, ये क्यों है? 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। अभी इसने बोल दिया कि मैं तो जी नागरिकता तय कर रहा हूँ साथ में, भले ये बोल दिया नहीं इसका नागरिकता बाद में प्रूफ नहीं माना जाएगा, ये तो कहने की बात है। जब ये 65 लोगों का जो वोट काट दिया, कल को बोलेंगे कि आप नागरिक नहीं थे तभी तो काटा है। तो अगर आप नागरिक नहीं है तो आपका राशन बंद, आपका घर नहीं हो सकता, आपके पास आवास नहीं हो सकता, आपको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलेगी, आपको शिक्षा नहीं मिलेगी, आपको कंडियाली तार के अंदर जेल में डालना पड़ेगा। और ये अमित शाह जी ने तो पहले कह दिया कि हमने तो लागू करना है, और इन्होंने प्रचार किया। मेरे को कहने में कोई झिझक नहीं है। कुछ बड़े बड़े अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को के खिलाफ कि ये नहीं होना चाहिए, उनका भी मेरे को किसी आईएएस ऑफिसर ने बताया कि जब मैंने उनसे फोन किया, हाँ बर्मा वाले म्यांमार से, बांग्लादेश से, नेपाल से आए तो हुए हैं। जब मैं ये मानता हूँ इस मरीज ने तो मरना है, तो मैं उसका इलाज ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले अपना एक विश्वास बना लिया, साइंस पे काम नहीं कर रहा। तो इसलिए लोगों के मन में एक भावना पैदा हुई है पिछले समय में कि शायद भारत में विदेशी नागरिक बहुत आ गए, इसलिए भारत की प्रॉब्लम है। ये एक पूरे का पूरा नैरेटिव, जिसको वृत्तांत हम बोलते हैं, ये वृत्तांत बना दिया। तो वो हर एक के मन में दूसरा हिंदुत्व का वृत्तांत बना दिया। ये दोनों बातों में मणिपुर में भी इसी का हाल हुआ। सो इसलिए एक बात, इसको लंबा ना करते हुए बोलता हूं मैं, ताकि आप सवाल कर पाए जी, कि ये वंचित जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य से, उनको जीवन से, उनको सुविधाएं से, जो देश की आजादी के रूप में हमें मिली थी, उनसे उसको बाहर कर जी, ताकि जो शासन का जो एक अनियंत्रित अधिकार है वो बनाए रखा जा सके। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं।
फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, आपने कहा कि विदेशी लोग आ गए, कहीं ना कहीं जो है हिंदुत्व का एजेंडा भी है कि वंचितों को अगर और ज़्यादा वंचित कर दिया जाए तो शासन का जो अधिकार है उसे जवाबदेह नहीं होना पड़ता है जो शासन में बैठे हुए लोग हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर एक नैरेटिव सेट है और अब ये जो नैरेटिव विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है, और सबसे बड़ी बात इन सभी चीज़ों में जो एक निकलकर सबसे ज़्यादा जिसको हानि पहुंची, जो नुकसान पहुंचा है, वो भारत की चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को पहुंचा है। इसी विश्वसनीयता के लिए आप भी काम कर रहे हैं, इसी विश्वसनीयता के लिए कथित रूप से विपक्ष के जो नेता हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस विश्वसनीयता को हासिल कैसे किया जाए? क्या ये आप भी मानते हैं कि जो विपक्षी दल के एक चेहरे हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इलेक्शन के बायकॉट की तो हम इस विकल्प पर भी चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। राहुल गांधी भी कम से कम यही बातें कह रहे हैं। लेकिन क्या यही तरीका है? चुनावी प्रक्रिया में विश्वसनीयता एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके आधार पर ही पूरी की पूरी जो है भारत की लोकतांत्रिक परिस्थिति जो है वो टिकी हुई है। देखिए, बात आपका पहली नज़र में तो ये ऐसे ही लगता है कि शायद बाईकाट से अच्छा हो जाए। नहीं, बाईकआउट किसी बहने पे तो हो सकता होता है, प्रोटेस्ट के रूप में। हमारी प्रक्रिया तो ये है, अगर 3 वोटों में से आप पंजाब के बारे में जानेंगे, 1100 वोटों वाला एमएलए बन गया था 1992 में। वोट तो पड़ी नहीं इतनी, ऐसे ही बस 2 ट्रक ला के डाल दिए, क्योंकि अगर 3 वोटें पड़ जाएं, एक को 2 मिली, दूसरे को 1 मिली, 2 वाला जीत गया। अगर कोई भी वोट नहीं पड़ी, सूरत में जो एक जीता है, वोट तो वहां पड़ी ही नहीं है। जी जी, लोकसभा चुनाव में हमने देखे 2-3 सीट पर जो है बिना किसी प्रतिद्वंदिता के जीत गए, क्योंकि ओपोनेंट ने अपनी। जी बिल्कुल, हम उनके पेपर ही निकाल दिए। सो इसलिए बाईकआउट इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बाईकआउट तो प्रोटेस्ट के लिए एक इंडिकेटर है, एक संकेत है। ठीक है। तो दूसरा ये है, मैं ये भी अभी कहने के लिए मजबूर हूं कि भले ही विपक्ष में कोशिश कर रहा है, सब बातें कर रहा है तो विपक्ष भी उच्च जाति का ना। विपक्ष में भी कहीं ना कहीं वंचितों के लिए उतना ज्यादा नहीं है, उतनी चिंता नहीं दिखती। पंजाब में भी देखता हूँ। हाँ, वो इसलिए उतने जोर से उनके लिए लड़ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मानसिकता तो ये है कि ये गरीब, ये शेड्यूल्ड कास्ट, ये हमारे बराबर बैठेंगे, ये हमारे जैसे कपड़े डालेंगे, वस्त्र डालेंगे, पहनेंगे। ये मानसिकता तो उनकी हम नहीं ना अभी दूर कर पाए। जो दूर हो भी रही थी वो भी अब हम दोबारा बढ़ा दी है। सो इसलिए हिंदुत्व की मानसिकता और ये मानसिकता, उच्च जाति की मानसिकता, ये हम किसी दल में से पूरी तरह से छोड़ो, शायद आधा भी रिमूव नहीं कर पाए। अब वो सब दलों में ये लोग हैं, उच्च जाति वाले हैं, और वो जो हिंदुत्व वाले हैं वही तो रूल करते हैं किसी न किसी रूप में। अब देश की आजादी की जो जंग था, जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें हमने इसको बहुत कम कर दिया था, इसीलिए सबको वोट का हक मिला था। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब हम संविधान जो हमारी सभा ने बनाया जी, ये 324, 25, 26, 27, 28 आर्टिकल पे पूरी चर्चा हुई 1949 में जी, अक्टूबर में शायद हुई। वो चर्चा मैंने पढ़ी, उसमें बहुत से विचार ऐसे आए कुछ लोगों के बार बार कि जी हम औरतों को, महिलाओं को ये अधिकार ना दें, वो बहुत समझदार नहीं हो। हम अछूतों को अधिकार ना दें, हम जिनके पास जो साधनहीन है, जायदाद विहीन है, संपत्ति विहीन है, उनको अधिकार जी, हाँ, जो निरक्षर हैं उनको अधिकार ना दें, गांव के लोगों को ना दें। ऐसी बातें बहुत सी आई जी। लेकिन जो, क्योंकि हम स्वतंत्रता संग्राम से निकले थे, उसमें 300 लोगों में ज्यादा लोग वो थे जिन्होंने जेल काटी थी, प्रिजन में रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, हमारे स्वतंत्रता का अर्थ ही ये होगा कि हर बालक को वोट का अधिकार मिलेगा, बड़े गरीब हो, अमीर हो, निरक्षर हो, साक्षर हो, महिला हो, पुरुष हो, वो गांव का हो, वो शहर का हो, वो उसके वो पदासीन हो, ना पदासीन हो जी, हर एक को मिलेगा। ये हमारी तंत्र है। इस तंत्र में बिहार की एसआईआर को बोलता हूँ कि हमारे तंत्र का जो लक्ष्य था जी, वो था सम्मिलित करना, सब अडल्ट को सम्मिलित करना वोट में। अब जो एसआईआर है ये सम्मिलित करने की बजाय निकालने का काम कर रही है। सो इट इज एंटायरली अपोजिट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, द लॉ एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
सो ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारा संविधान है उसके शब्दों के भी खिलाफ है और उसकी भावना के भी खिलाफ है और हमारे आज़ादी के संग्राम में इसीलिए ये निकाल रहा है, बार बार इतने निकाल दिया। अब मैं एक सवाल करता हूँ, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैं चुनाव आयोग से पूछता हूँ कि फरवरी 2024 में आपने ये किया चुनाव सूचियों की जो मतदाता सूची का कोड किया, समरी रिवीजन किया, ठीक है। तो 2024 फरवरी के बाद अब 15-16 महीने हुए हैं। 16 महीनों में 22 लाख मौतें कैसे होगी, ये बताओ। कौन सा आंकड़ा है आपके पास, कौन सी ऐसी है? मतलब आपने भूत ऊपर बंदों को भूत बना के भेज दिया, भूतों को नीचे ले आए। नहीं, उनका कहना है कि ये तो इंटेंसिव रिवीजन है ना, गहन पुनरीक्षण हो। सुनिए, इंटेंसिव भी हो, जो मरा हुआ वो तो वोट में वैसे नहीं रहना। समरी रिवीजन होती है इसीलिए। समरी रिवीजन इज चाहे तो बंदा मर गया उसको निकाल दो, जहां वहां नहीं रहता उसको निकाल दो, जहां नया आ गया उसको डाल दो। जी, समरी रिवीजन है ही इसी काम के लिए। अब 22 लाख कैसे मर गए, 35 लाख कैसे चले गए, 1 लाख लोग वो कैसे हो गए जो पता ही नहीं कहाँ है। जी, जवाब चुनाव आयोग ने देना है कि आप बताओ कैसे हुआ ये। दूसरा सवाल मेरा ये है, जो प्रश्न है बाद में आपका जवाब देते हैं, एक ही प्रश्न छोटा सा जी। वो बोलता है 1/7/1987 से जो 2004 तक जन्मा है वो अपना सर्टिफिकेट और अपने माँ और बाप में से किसी एक का सर्टिफिकेट दे। जी, बर्थ सर्टिफिकेट। जी, वो माँ और बाप का बर्थ जो रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ एक्ट है वो तो बना ही 1969 में है जी। तो जो 1/7/87 में जन्मा उसका बाप तो शायद 25-30 साल का हो, तब तो एक ही नहीं था। जी। इतने लोग लास्ट बात बता रहा हूँ, मेरे पास ना तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, मेरा गुम हो गया, ना ही मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, क्योंकि वो तो तब तो देश में काठवाड़ हो रही थी। 23 मार्च 1948 का मेरा बर्थ है, तो मैं तो दोनों चीजें नहीं दे सकता। आपको किसी सरकारी सुविधा से फिर वंचित रखा जा सकता है, इसकी पूरी आशंका बनी हुई है। प्यारेलाल सर, एक लाइन में एक आखिरी टिप्पणी आपकी लेना चाहूंगी। ये समय समाप्ति का इशारा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये एक ऑब्जर्वेशन हुई है, मास एक्सक्लूजन होगा तो हम जरूर हस्तक्षेप करेंगे। हस्तक्षेप आप किस स्तर तक की उम्मीद लगा रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं? देखिए, पहली बात ये है, एक ही लाइन में, क्योंकि आपने बोला है, एक ही सेंटेंस में दो बातें जोड़ूंगा कि एक तो मेरे को उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब कोई न्यायाधीश ये कहता 15 ऐसे व्यक्ति डालो जो मृतक में डाले हों लेकिन जीते हों, सबूत मांगा जा रहा है जी। हम स्क्रैप कर देंगे। मैं 15 व्यक्ति 7.5 करोड़ में हो सकते हैं, ऐसे गलती हो सकती है, जहां इतने लोग काम कर रहे हैं। 1.5 लाख BLO है, 1.5 लाख BLA है, 4 लाख वॉलंटियर हैं। 15 तो गलती हो सकती है। मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं उनके विरोध में होके भी मैं कभी नहीं मानूंगा कि इसको स्क्रैप करो। 15 का क्या बात है, बहुत बड़ी संख्या है ये। 15 इज नथिंग। एक तो बात ये कहना ही, दूसरा जो हुआ अब तक वो नहीं हुआ। तीसरी लास्ट बात जो आप बोलते हैं, उनके पास एक हल है जो अगर चाहें तो जी, वो ये है कि इलेक्शन लॉ में लिखा है सेक्शन 21 में, जनप्रतिनिधि कानून में, कि अगर वोट की सुधाई ना हो पाए तो पुरानी सूची से वोट कर दो जी। यानी हम लोकसभा वाली सूची का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे अगर इसे जो है रोक दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ प्यारेलाल सर, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने में हमारी मदद की। और आप दर्शकों से भी अनुरोध है कि फीडबैक हमें पहुँचाना ना भूलें। info@ejsbroadcasting.com और neha@ejsbroadcasting.com पर भी। नमस्कार।